जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशंस, जहां आप मेरे यानी राजीव शर्मा के साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डेली डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन जैसा कि आपको मेरे पीछे बोर्ड पर दिख रहा होगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों है? उसका कारण है कि हालिया तौर पर इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली एक डिक्लेरेशन दिया है, जो डिक्लेरेशन है कि भारत के द्वारा इस ऑपरेशन के परफॉर्म करने के बाद now Indian Army is ready to give the final formal tribute to the martyrs of this operation। यानी कि इस ऑपरेशन के जो वीर गति प्राप्त सैनिक हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि औपचारिक रूप से भारतीय सेना ने देने की घोषणा की है पहली बार। अब ऑपरेशन पवन की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेशन पवन जो है वो 1987 में शुरू हुआ था, जुलाई 1987 में शुरू हुआ था। हालांकि मेन इंसिडेंट्स की बात की जाए तो दिसंबर 1987 तक इंडियन फोर्सेस ने इसमें सक्सेस हासिल की थी, लेकिन 1990 तक ये ऑपरेशन माना जाता है कि दैट वाज बीइंग परफॉर्म। तो ये 1987 से 1990 तक 3 इयर्स का ऑपरेशन माना जाता है। दूसरी चीज ये कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि आफ्टर 1947 ये भारतीय सेनाओं के लिए पहला मौका था जब उन्हें हमारे देश के बाहर यानी कि इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना था। तो दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वाज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द इंडियन फोर्सेस आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, राइट। और कहां परफॉर्म किया गया था? तो ये परफॉर्म किया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका का नॉर्दर्न आइलैंड है या एक पेनिनसुला रीजन है, द श्रीलंकन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट दैट इज नेम्ड जाफना। क्या नाम है इसका? जाफना। वहां पर इसे परफॉर्म किया गया था। किसके अगेंस्ट परफॉर्म किया गया था? तब वहां श्रीलंका में रहने वाले तमिल समुदाय यानी कि जो तमिल कम्युनिटीज थी उनके द्वारा बनाया गया एक ग्रुप था दैट वाज लेटर डिक्लेयर्ड एन इंसर्जेंट ग्रुप, इंटरनेशनली वाज डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ग्रुप नेम्ड LTTE, दैट मींस लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। 1976 में स्टैब्लिश किया गया एक तमिल रेबेल ग्रुप था श्रीलंका का। क्या था ये? एक तमिल रेबेल ग्रुप था जो श्रीलंका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनाया गया था और इसने वायलेंस का रास्ता चुना। एक इंसर्जेंट ग्रुप था, वायलेंस का रास्ता चुना। इसका जो लीडर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था वेलुपिल्लई प्रभाकरन। ये एक तमिल कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति था। तो है क्या बेसिकली कहानी? असल में कहानी यह है कि 1983 में बहुत सीवियरली जो श्रीलंका था वहां पर तमिल और सिंहली कम्युनिटीज के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। यह था क्यों? तमिल और सिंहली समुदाय श्रीलंका में पाए जाने वाले दो प्रमुख समुदाय थे, जिन समुदायों से आने वाले, जिन कम्युनिटीज से आने वाले लोग श्रीलंकन रेजिडेंट्स थे। लेकिन श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो सिंहली मेजोरिटी की थी, क्योंकि वहां जाहिर सी बात है मोर पॉपुलेशन जो मेजर ग्रुप है वो सिंहली है। तो जो तमिलियंस थे उनका मानना यह था कि दैट गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग अबाउट आवर वेलफेयर, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पेक्टिंग आवर कस्टम्स, आवर कल्चर्स, एंड इट इज कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइटिंग अस और आवर कम्युनिटी बाय इंप्लीमेंटिंग द एंटी पॉलिसीज फॉर आवर कस्टम्स एंड आवर कल्चर्स एंड आवर ट्रेडिशंस, जिसकी वजह से तमिल कम्युनिटी ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं होना, तो फाइनली LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने हथियार उठा लिए और एक वायलेंट मूवमेंट करने की ठान ली। ये एक इंसर्जेंट ग्रुप के रूप में आगे बढ़ा और इसने ये तय किया कि ये श्रीलंका के नॉर्दर्न पोर्शन को श्रीलंका से अलग करके एक तमिलियन स्टेट में कन्वर्ट करेगा, जो एक सॉवरेन स्टेट के फॉर्म में स्टैब्लिश किया जाएगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसका अपोज किया, लेकिन श्रीलंका की सरकार के सामने LTTE इतना बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप बन गया कि उनके हाथ से यह बहुत बाहर की बात चली गई थी। 1987 में LTTE ने श्रीलंका के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जाफना पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जो जाफना था उस पर ये जब कब्जा कर रहे थे तो श्रीलंकन फोर्सेस वर अनएलिजिबल टू डिफेंड देम। फाइनली श्रीलंका की गवर्नमेंट आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू इंटरफियर इन दिस मैटर। तब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी। तो मिस्टर राजीव गांधी जो थे उन्होंने ये डिसीजन लिया, यस इंडियन फोर्सेस विल गो टू श्रीलंका, और इसे भारत का एक शांति लाने वाला कदम माना गया। तो LTTE के अगेंस्ट
भारत ने जो अपनी फोर्सेस भेजी उन्हें नाम दिया गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, IPKF। ग्राउंड लेवल पर यह वॉर लड़ा गया और इसमें भारतीय सेना ने बहुत कुछ खोया, जिसकी वजह से राजीव गांधी के इस डिसीजन का भी बहुत विरोध हुआ कि दूसरे के फटे में टांग अड़ा करके हमारे इतने जवानों की जान गंवाने का क्या मतलब था, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि 1171 सोल्जर्स इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। दे गॉट मार्टरडम एंड नियर अबाउट 3500 सोल्जर्स, तकरीबन 6500 जो सैनिक थे वो घायल हुए थे, सीवियरली इंजर्ड हुए थे। इसके साथ साथ भारतीय सेना के एक अधिकारी मेजर रामास्वामी परमेश्वरन वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हें मरणोपरांत युद्ध परिस्थिति में शहीद होने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, यानी PVC से सम्मानित किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है। अब भारतीय आर्मी यानी भारतीय सेना क्या कहती है कि हम इन्हें ऑफिशियली फॉर्मली क्या देना चाहते हैं, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। तो ये बेटा ऑपरेशन पवन की कहानी है। कब से कब तक चला? 1987 से 1990। कहां चला? श्रीलंका में चला। श्रीलंका में कहां चला? नॉर्दर्न एरिया में, जाफना में चला। किसके अगेंस्ट चला? LTTE के अगेंस्ट चला, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसका फाउंडर कौन था? इसके फाउंडर था एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रभाकरन, राइट, वेनुपिल्लई प्रभाकरन। और ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1976 में स्टैब्लिश हुआ। LTTE पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया 2009 में। तो 1976 से 2009 तक LTTE का बहुत बड़ा आतंक इन क्षेत्रों में रहा है, राइट, जिसे ऑपरेशन पवन के बाद ही सबसे पहले एक्सपेल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है आर कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑनर। बेसिकली हिंदी में याद रखिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान। एक कैंपेन है जो कि 26 नवंबर 2025 से गवर्नमेंट शुरू करने वाली है। इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, पहली चीज, 26 नवंबर का जो दिन है वो भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन है। उसका कारण क्या है? 26 नवंबर को ही भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी उसने 1949 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करके उसको साइन किया था, उस पर सिग्नेचर्स किए थे। यानी कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, भारत की संविधान सभा में पहली बार संविधान का ड्राफ्ट जो था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था, दैट वाज बीइंग साइंड बाय द मेंबर्स। वो लोग तब उस पर साइन कर रहे थे इसी दिन, हाँ या ना? तो 26 नवंबर को हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि भारत का राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। और इस बार सरकार ने कुछ नया करने की सोची है, और वो है एक अभियान, एक कैंपेन जिसका नाम है आर कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑनर, यानी कि हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसके अंतर्गत क्या उद्देश्य रखे गए हैं? द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन टेकन अंडर दिस कैंपेन आर कि गवर्नमेंट लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ने का काम करेगी। और वो कैसे करेगी? संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी और टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में उन्हें अवेयर करना। भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति एक लीगल लिटरेसी यानी कि न्यायिक साक्षरता लाना, ताकि भारत के लोग न्याय व्यवस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें और आगे बढ़ सकें। कल हमारे CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 53rd जस्टिस सूर्यकांत ने भी अपने ओथ लिया है, पद की शपथ ली है। वो भारत में हिंदी में शपथ लेने वाले तीसरे न्यायाधीश बने। इनके पहले जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस BR गवई ने हिंदी में शपथ ली थी, और ये तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी में शपथ ली है। इनका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है जो उन्होंने जस्टिस बनने के बाद कहा कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। ये जो बात है, ये इसका एक मतलब होना चाहिए इस देश में कि लोगों के लिए जो ये प्राइड होता है कि जब भी उनको कोई परेशान करता है वो कहता है मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। इस सम्मान को बने रहना चाहिए उनके मन में, न्यायपालिका के, ये भरोसा बना रहना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज है जो उन्होंने जस्टिस एक्टिविज्म को या जुडिशियल एक्टिविज्म को आगे लाने के लिए लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, जो एक अच्छा फॉरवर्ड स्टेप माना जा सकता है। खैर, यहां क्या करने वाले हैं कि यही जुडिशियल लिटरेसी, इसको प्रमोट करना, लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच का डिफरेंस, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच का अंतर समझाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी किया जाएगा। संविधान से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा, खासतौर से रूरल पॉपुलेशन यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है। तो बेसिकली कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनके बारे में लोगों को बताना। प्रियम्बल की वैल्यूज क्या है? प्रियम्बल में आपके जस्टिस के बारे में बात की गई है, न्याय के बारे में बात की गई है भैया, इक्विलिटी के बारे में बात की गई है भैया, राइट। इक्विलिटी क्या होती है यानी कि समानता क्या होती है भैया, इसमें फ्रेटर्निटी की बात की गई है, राइट, बंधुत्व की बात की गई है।
कि वो क्या होता है, राइट। इसमें लिबर्टी की बात की गई है, स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को समझाना, उसकी वैल्यूज को इंप्रूव करना, लीगल लिटरेसी लाना, कानून व्यवस्था के बारे में लोगों को शिक्षित करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो कानून व्यवस्था से जुड़ सकें, उसका सही उपयोग कर पाए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत सुधार लाना, संवैधानिक रूप से भारत की जो संस्थाएं हैं उनको और ज्यादा इनोवेटिव बनाना, उनमें कुछ रिफॉर्म्स लाना, सो दैट हम गवर्नेंस को पब्लिक गवर्नेंस में कन्वर्ट कर सकें और भारत के संवैधानिक मूल्यों को बचा सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आर्टिकल 51A, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। किससे रिलेटेड है ये है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस इस पर रहेगा कि भारत के लोगों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना, दैट to aware the people of India about their fundamental duties so that they can follow it for the development of their nation, अपने देश के विकास के लिए वो इसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है गुरु तेग बहादुर। भैया ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हैं, 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, जिनके लिए इस साल पूरे साल 365 डेज एक स्मरणोत्सव, क्या स्मरणोत्सव मनाने का फैसला सरकार ने लिया और यह मनाया जा रहा है। हर दिन गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किया जाएगा। उसका कारण है क्योंकि इस वर्ष 24 नवंबर उनका 358 शहादत दिवस है या बलिदान दिवस है, क्योंकि इसी दिन 1675 में 1675 में औरंगजेब नाम के मुगल बादशाह ने गुरु तेग बहादुर को झुकाने का प्रयास करते हुए उनकी हत्या करवा दी थी। ये गुरु तेग बहादुर का उनके अपने संप्रदाय के लिए और भारत के अन्य धार्मिक संप्रदायों के लिए सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने यह बलिदान उस समय कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर किए जा रहे धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध शुरू किया था और उन्हीं के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। इस वजह से उनकी ये शहादत एक बड़ी शहादत मानी जाती है और उनकी शहादत का ये 350वां वर्ष है, इसीलिए इसको हर वर्ष के एक दिन स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री तेग बहादुर जी या गुरु तेग बहादुर जी जो हैं उनके लिए एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया है और एक सिक्का जारी किया है। क्या जारी किया गया है? एक पोस्टेज स्टैंप यानी डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया गया है। इस बात को ध्यान रखना। कहां जारी किया है? इंटरनेशनल गीता महोत्सव में जारी किया है। ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र आता है, वहां पर ये जारी किया जा रहा है। ये कौन सा शहादत वर्ष चल रहा है? मार्टरडम डे चल रहा है 350वां 358, राइट। सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु थे, इस बात को भी ध्यान रखिए। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है भैया ACITI पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये 3 देशों के बीच हुआ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के बीच में। इन 3 देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू ब्रिंग द इनोवेशन इन देयर गवर्नेंस, टू ब्रिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन देयर इकोनॉमीज एज वेल एज टू प्रमोट the economical affairs, the social affairs and the political affairs in Asia Pacific region as well as in Atlantic region, यानी कि अटलांटिक क्षेत्र में और एशिया प्रशांत क्षेत्र में समन्वय को और ज्यादा बढ़ाना। इसे ये नाम दिया गया है इसलिए बिकॉज इसका फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया, ACI, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, इसलिए इसको नाम दिया गया ACITI पार्टनरशिप। क्लियर है? तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू कि किन 3 देशों के बीच में ACITI पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया। आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड इंडिया के बीच में साइन किया गया है, right? So these are the topics of today's class. I hope these will be beneficial for you in your examination. Prepare well, do well, make your short notes and stay with us for next updates about current affair that will be provided to you on daily basis. Thank you.